बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जिसको कहते हैं, ये क्या है। प्लेलिस्ट तक डायरेक्ट आप एक्सेस कर लिया करें। अगर पिछली वीडियोस देखनी है, पिछला पार्ट देखना है, तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है आपको वीडियो जब ख़त्म होगी इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएँ तो मसला ही हल हो जाएगा। इसी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ पर देखें आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके पास सामने। सारी मैट्रिक क्लास की 3 प्लेलिस्ट होंगी न्यू बुक्स की। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, मैट्रिक केमिस्ट्री की, और मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी की, और मैट्रिक बायोलॉजी की। ठीक है भाई। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट हैं, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। ये जो आपको 26 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तानी स्टडी, क्योंकि साथ साथ वो भी चल रही है। चैप्टर नंबर 2 है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पार्ट 26 ये ऊपर जो है मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इक्विलिब्रियम का पार्ट 3। ये पार्ट 8 जो है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है न्यू बुक चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका है। तो ये बता दिया आपको कि ये 3 नंबर क्या बता रहे हैं। ये पार्ट 26 है। तो अब चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी एंड इट्स यूनिट्स पार्ट 1 के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा, और पार्ट 2 के अंदर हमने उस फॉर्मूले को डिराइव किया जिसकी मदद से हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया और लॉ ऑफ मास एक्शन इसको समझा। अब यहाँ पर आ गए हम कि केसी ये है क्या। यार आसान सी बात बताऊं, देखो ये क्या है। आपसे कोई पूछे क्या, आप बोलेंगे मार्कर है। केसी क्या है? ये एक नंबर है, नंबर ही है ना। केसी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। यहाँ पर ये मोलर कंसंट्रेशन है, एक प्रोडक्ट सी है, दूसरी प्रोडक्ट डी है, ठीक है। ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये ए और बी ये रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है ये ए और बी। तो जब आप इन यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को रखेंगे तो फाइनली आपके पास कोई जवाब आ जाएगा ना। मिसाल के तौर पर 8 आ गया, मिसाल के तौर पर 8 आ गया, तो 8 आ गया तो केसी क्या है? केसी एक नंबर है, क्योंकि इन द लास्ट इस फॉर्मूले में आपको एक नंबर ही तो मिल रहा है ना। तो केसी एक नंबर है, तो बड़ा आसान सा जवाब है इसका। लेकिन ये नंबर आपको बता क्या रहा है? ये मेन चीज़ है। मुसीबत ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें, आपको लेके चलता हूँ एक फैक्ट्री में, और आप फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है। आप फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है। और आप प्लांट में जाते हैं जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है। प्रोडक्ट क्या है आपकी? सल्फ़र डाइऑक्साइड को मिला के और ऑक्सीजन को मिला के आप सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, ठीक है भाई। आप मार्केट में इसको बेचते हैं, ये आपका टारगेट है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो आप मालिक हैं, आप बाज़ार से क्या मंगवाएंगे? सल्फ़र डाइऑक्साइड मंगवाएंगे और ऑक्सीजन गैस मंगवाएंगे। ये दोनों गैसेस को आपने मार्केट से मंगवा लिया। मिसाल के तौर पर ये आपने मंगवा ली 100 किलो, और ये मंगवा लिया आपने 500 किलो। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो 100 किलो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये 500 किलो ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये आपस में मिलें, और आपको कितनी जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिले? 500 और 100 कितने हो गए? ये 600 kg की आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड चाहिए। कॉमन सेंस की बात है ना भाई। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। आप सल्फ़र डाइऑक्साइड 100 किलो लाए हैं, ऑक्सीजन लाए हैं 500 किलो, आपको 600 किलो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यही तो मुसीबत है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप मालिक हैं, आपको पता है कि यार इतना नहीं मिलेगा, जितना गुड़ डालूंगा इतना मीठा नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करें इसके लिए? क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है। यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से 50 या 70 किलो निकाल लेते हैं। यहाँ से 70 kg जो है वो यहाँ से 400 kg के साथ मिल रहा है,
और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, 470 किलोग्राम का सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आपको मिल रहा है। पूरा आपको सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इतना मिल नहीं रहा। वजह क्या है, क्योंकि रिवर्स हो जाता है मामला। ये जितना सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मिले हैं आपस में, उससे ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनी है शुरू में, ठीक है, शुरू में बनती रही बनती रही बनती रही। यहाँ से भी 1 किलो निकला सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ से भी 1 किलो निकला ऑक्सीजन, ये मिले 1 किलो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गया। यहाँ से 1 किलो और आगे आया सल्फ़र डाइऑक्साइड और 1 किलो और ऑक्सीजन निकली, 2 किलो और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गई। इस तरह ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। शुरू में तो बड़ा अच्छा हुआ, आप बड़े खुश थे, आप देख रहे थे भाई सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन रही है बन रही है बन रही है, 2 किलो 4 किलो 6 किलो 8 किलो 10 किलो बनती रही बनती रही बनती रही। लेकिन इतने किलो पे जाने के बाद अब मामला उल्टा हो गया है, अब बन ही नहीं रही। आप बोल रहे हैं चक्कर क्या है यार, अब यहाँ पर भी तो कुछ बची हुई होगी ना। ये देखें, इसको माइनस करें तो 30 किलो पड़ी हुई है यहाँ पर, सल्फ़र डाइऑक्साइड 30 किलो बची हुई है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 100 किलो बच गई है। अब आप ये थोड़ी ना चाहते हैं, आप मालिक हैं यार, आप बोलते हैं भाई ये भी मिलें और मज़ीद मुझे प्रोडक्ट मिले सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ताकि मैं इसको मार्केट में बेचूं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, रिवर्स हो जाता है मामला। हो ये रहा है कि ये बनते 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 रिवर्स हो जाता है सिस्टम। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो बनी होती है वो दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में। रिवर्स हो जाता है मामला, थोड़ा 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 थोड़ा। अब ये मामला चल रहा है कि यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड तो बना रही हैं, लेकिन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड रिवर्स होकर दोबारा सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती है। यही तो है रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये चलता रहता है चलता रहता है। तो ये है आपके लिए असल में प्रॉब्लम, मेन चीज़। अब आप मालिक हैं, आप ये बात जानते हैं कि आप जिस प्लांट में खड़े हैं सामने दीवार पर चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट के ऊपर इस केमिकल रिएक्शन की केसी की वैल्यू लिखी हुई है 8, और ये केसी की वैल्यू जो इस केमिकल रिएक्शन की लिखी हुई है, ये केसी की वैल्यू कब मिलती है आपको, जब केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। जी, केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, बराबरी का मामला होना शुरू हो जाता है। आपने केमिकल रिएक्शन का जब स्टार्ट लिया था, मैंने अभी तक आपको यही बताया है कि ये चल रहा है। शुरू में ये हो रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड कुछ नहीं कर रही, ठीक है, बन रही है बन रही है बन रही है। फिर दूसरा मरहला शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है वो इन दोनों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और ये दोनों तो इसमें कन्वर्ट हो ही रही हैं। अब ये मामला शुरू हो जाता है। ये स्टेप नंबर 2 है कि अब इसने भी बैक ब्लास्ट मारना शुरू कर दिया। तीसरा मरहला उसके बाद अब आएगा, कौन सा, जब बराबरी का मामला होगा, क्योंकि दूसरे मरहले पे बराबरी का मामला नहीं है। ये 2 किलो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रही है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। मतलब कन्वर्जन का अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो आसान हो जाएगा कि ये जो है वो 70% कन्वर्ट हो रही है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड 10% कन्वर्ट हो रही है। अभी इक्वल मामला नहीं हुआ, अभी इक्वल मामला नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 जो है, इसमें बराबरी का मामला हो। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तीसरे मरहले में। और जब ये होने लगेगा, बराबरी का मामला हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारे इस केमिकल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। और जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा, बराबरी का मामला हो जाएगा। जितना सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहे हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, उतना ही सल्फ़र ट्राईऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में। जब ये मामला हो जाएगा, उस वक्त केसी की वैल्यू आपको जो बताएगी वो बताएगी 8, और यही आपके चार्ट पे लिखी हुई है, यही आपके चार्ट पे लिखी हुई है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है टाइम। स्टेप नंबर 1 शुरू होगा, फिर स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। स्टेप मत भूलिएगा, पहला स्टेप जब सिर्फ सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से सिर्फ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ही बन रही है,
अभी रिवर्स वाला मामला शुरू नहीं हुआ, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में रिवर्स वाला मामला शुरू हो गया, लेकिन बराबर नहीं है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये 70% कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो ये 10% कन्वर्ट हो रहा है इसमें, अभी बराबरी का मामला नहीं हुआ। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में रिवर्स होना शुरू हो जाता है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शुरू हो गया मामला, लेकिन बराबर नहीं हुआ। स्टेप नंबर 3 जो होगा उसमें बराबरी का मामला हो जाएगा। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये तीसरा मरहला है। आप मालिक हैं, आपको पता है कि यार अब इससे ज़्यादा प्रोडक्ट में अचीव नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, 600 किलो सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है और आपको 470 किलो जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप समझ गए कि बस यार इससे ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब बराबर वाला मामला हो गया, जितना बनना था ना बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड 470 किलो। इससे आगे अगर मामला होगा तो ये रिवर्स तो हो रहा है, फ़ौरन ये रिवर्स होकर दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 10 किलो अगर ये 10 किलो अगर ये और बना देते हैं तो ये 480 किलो हो जाएगा। पता है कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये 480 किलो हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये 10 किलो इसमें कन्वर्ट होगा, उसी वक्त ये 10 किलो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इससे आगे कहानी बढ़ेगी ही नहीं। लिटरली आपको ऐसा लगेगा जैसे केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया, रुक गया है, कोई मामला हो नहीं रहा। करंट सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही होगी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ बची हुई है, ऑक्सीजन भी कुछ बची हुई है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कुछ पड़ी हुई है। मुकम्मल ख़त्म होने वाला मामला नहीं होगा कि ये मुकम्मल ख़त्म होके ये मुकम्मल बन गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब इसमें टाइम लगा है, टाइम लगा है, एकदम नहीं हुआ ये। पहले स्टेप नंबर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में टाइम लगा। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, आप केसी की वैल्यू, आपको जो कैलकुलेशन पहले से आपने कैलकुलेट करके बोर्ड पे लगा रखी है, चार्ट आपको बता रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया है, उस वक्त की केसी की वैल्यू 8 है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, उस वक्त की केसी की वैल्यू 8 है। अब आप खड़े हुए हैं, आप उसको बोल रहे हैं प्लांट वाले को, भाई ऐसा करो, ज़रा चेक करो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ। आपको तो नहीं पता ना भाई स्टेप नंबर 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, आपको तो नहीं पता। आप मालिक हैं, उसको भी नहीं पता जो ये काम कर रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि आप उसको बोलेंगे यार केसी की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट तो करो इसकी अभी क्या है। तो वो जो आपका वर्कर है इस केमिकल रिएक्शन की केसी की वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो निकलती है 4। तो आप चार्ट की तरफ देखते हैं कि भाई देखूं ज़रा इसकी केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम की है कितनी है, वहाँ है 8 लिखा हुआ। तो आप समझ जाते हैं कि यार अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी ये केमिकल रिएक्शन अभी चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद आप फिर बोलते हैं कि यार केसी की वैल्यू ज़रा निकालो, तो वो निकालता है तो पता लगता है केसी की वैल्यू 5 है। अभी भी आप बोलते हैं यार अभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी तरह फाइनली जब घंटे 2 घंटे बाद फिर केसी की वैल्यू 8 निकालता है, वो आप चार्ट की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ मैच हो गया, बस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। प्रोडक्ट देखो भाई कितनी बनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, 470 किलो। आप बोलते हैं बस इससे ज़्यादा नहीं बनेगी भाई, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, निकाल लो, इसको मार्केट भेजना है, माल वाल कमाना है, लाइक दिस। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ज़रूरी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, आसान नहीं है, इसको बार बार बताना पड़ता है, बार बार, ठीक है ना, दिमाग से निकल जाता है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद फिर हमने पार्ट 2 के अंदर हमने इसका फार्मूला डिराइव किया, लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने समझा और फार्मूले को हमने डिराइव किया। अब ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये केसी और उसके यूनिट हैं। तो केसी क्या है यार? एक नंबर है। अब समझ में आया आपको केसी क्या है? केसी क्या है? एक नंबर है। ये कब आपको मिलता है? जब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं और आखिर में आपके पास ये नंबर आ जाता है। ये नंबर आपका रहनुमा है, ये नंबर आपका गाइड है,
जिसकी मैंने अभी पूरी जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको समझाया है कि ये होता है, ये नंबर केसी का नंबर आपको ऐसे फ़ायदा देता है। ठीक है, अब इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पहले नोट करें, फिर इसके यूनिट्स की बात करेंगे एंड इट्स यूनिट्स, केसी के यूनिट्स की। केसी को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर ये आपने याद ना रखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगी बात वो आपसे बोल क्या रहा है। पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बुलेट्स में बना रखे हैं ये, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुलेट्स में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ओनली कैलकुलेटेड व्हेन रिएक्शन रीचेज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। केसी ओनली कैलकुलेटेड, केसी ओनली कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कब करते हैं आप? कैलकुलेटेड व्हेन, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ करें आपको केसी की वैल्यू पता ही नहीं है, आप चाहते हैं कि केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाए भाई, तो कैसे पता लगेगा आपको? केमिकल रिएक्शन आपको लगेगा कि रुक गया है, आपको रिएक्टेंट भी नज़र आ रहे होंगे, प्रोडक्ट भी नज़र आ रहे होंगे, बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कोई हरकत हो ही नहीं रही, ये रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, ये प्रोडक्ट भी पड़े हुए हैं, लेकिन हरकत हो रही है, इतनी स्पीड के साथ हो रही है कि ये रिएक्टेंट इतनी तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसी लम्हे प्रोडक्ट इतनी तेज़ी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपको अपनी आँख से कोई चेंज महसूस नहीं हो रहा। आप ये समझ रहे हैं कि इक्वेशन, ये रिएक्शन रुक गया, रुका नहीं है भाई, डायनामिक होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक होते हैं, मुस्तकिल ये मामला चल रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे कि केमिकल रिएक्शन आपका रुक गया है तो समझ जाइए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, उस वक्त आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट करें, यही बोल रहा है, केसी ओनली कैलकुलेटेड व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। ठीक है भाई, इम्पॉसिबल है ये नामुमकिन है कि केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी की वैल्यू चेंज हो जाए, केसी वैल्यू चेंज्ड। केसी की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है ख़ुद ब खुद चेंज हो जाए। मतलब एक केमिकल रिएक्शन की केसी की वैल्यू अगर 8 है तो उस केमिकल रिएक्शन की केसी की वैल्यू 8 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये बात जहन में रखें। अगर केसी की वैल्यू उस केमिकल रिएक्शन की चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर कुछ फैक्टर्स को आपको सामने लाना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को आप छेड़ेंगे तब जाके केसी की वैल्यू डिस्टर्ब होगी, अदरवाइज़ कोई डिस्टर्ब नहीं होगी केसी की वैल्यू। आप भले चाहें तो रिएक्टेंट का और इजाफा कर दें, आप चाहें तो प्रोडक्ट का और इजाफा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-2, 4-4 किलो और रिएक्टेंट डाल दें, 2-2, 4-4 किलो प्रोडक्ट आप और डाल दें, वक्ती तौर पर अनबैलेंस होगा मामला, थोड़ी देर बाद दोबारा जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब भी आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपको वही मिलेगी, चेंज नहीं होगी। वजह भाई, केसी की भी जो वैल्यू है असल में ये रेशो है, हिस्सा है, शेयर है। आपको पेरेंट्स की तरफ से अगर जायदाद में से हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है, ठीक है, आपका भाई है उसको 2 हिस्से मिले हैं, आपको 4 हिस्से मिले हैं, तो ये तो नहीं पता कि कितने पैसे मिले हैं, हिस्से मिले हैं ना। आपके भाई को 2 हिस्से मिले हैं, आपको 4 हिस्से मिले हैं, आपको हिस्से मिले हैं, ये तो नहीं पता ना कि उन हिस्सों के पीछे पैसे कितने हैं। जिसको 2 हिस्से मिले हैं, हो सकता है एक हिस्सा जो है वो 2000 के बराबर हो सकता है एक हिस्सा 2 लाख के बराबर हो सकता है एक हिस्सा 2 करोड़ के बराबर हो। तो जिसको 2 हिस्से मिले हैं इसका मतलब उसको 4 करोड़ मिल गए, और जिसको 4 हिस्से मिले हैं उससे आप हिसाब कर लें कि उसको कितना मिला है। तो ये जो 2 लाख, 2000, 2 करोड़ ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या है? यही तो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि कंसंट्रेशन मिकदार जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो कम ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बढ़ा दें, 2-4 किलो और रिएक्टेंट डाल दें, 2-4 किलो और प्रोडक्ट डाल दें, शेयर जो है, रेशो जो है, हिस्सा जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो वैसा ही रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और केसी की वैल्यू असल में आपको रेशो ही तो देती है, और रेशोज़ जो हैं वो सिर्फ हिस्से होते हैं, उसके रेशो हिस्से के पीछे कितना अमाउंट होता है ये तो बताना पड़ता है। जैसे आपको वालिदैन से 2 हिस्से मिले हैं, आप उनकी जायदाद में से, तो कितने पैसे मिले हैं भाई? 2 हिस्सों में हो सकता है 2000 हो,
हो सकता है 2 लाख हो सकता है 2 करोड़ हो। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, उसके बाद ओनली टेम्परेचर कैन चेंज, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज Kc, सिर्फ Kc की वैल्यू है जो कि टेम्परेचर जो है सिर्फ जो कि Kc की वैल्यू को चेंज कर सकता है, कैन चेंज। ठीक है भाई। अच्छा, Kc रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन CONC शॉर्ट करके लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि स्टेप नंबर 3 आपको मिल जाता है केमिकल रिएक्शन का, तो उस वक्त जो Kc की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं वो आपको कंसंट्रेशन बता रही होती है। कौन सी कंसंट्रेशन, कौन सी मिकदार, जो कि इक्विलिब्रियम पर है, जो इक्विलिब्रियम पे है। अभी हमने देखा ना सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थोड़े थोड़े बच गए थे ना, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है कुछ बना हुआ आपको नज़र आ रहा था, बज़ाहिर आपको लग रहा था केमिकल रिएक्शन रुक गया। तो ये अमाउंट जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त जबकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, इसकी मिकदार को, इसके अमाउंट को, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट जो बचा पड़ा है और प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, यही कंसंट्रेशन है भाई। तो Kc की वैल्यू इस कंसंट्रेशन को, इस अमाउंट को, इस मिकदार को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कोफिशिएंट्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे होते हैं ना, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ आपने 2 इसके साथ लगाया हुआ है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के 3 मोल बन गए मिसाल के तौर पर, अभी मुझे याद नहीं है। तो ये 2 जो, ये क्या है, 2 इसके साथ भी 1 है छुपा हुआ, ये रहा 1, और इसके साथ ये 3 लगा हुआ, ये क्या है, ये कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इन्हीं की बात हो रही है कि कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोफिशिएंट जो है Kc का, इससे पहले वाला पॉइंट मैंने Kc का बता दिया कि Kc किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को। तो हम ये कह सकते हैं कि Kc जो है वो इन कोफिशिएंट्स को ही यूज़ करके, Kc जो है इन कोफिशिएंट्स को ही यूज़ करके आपको कंसंट्रेशन बता रहा है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है भाई, और क्या है आखिरी पॉइंट, Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर Kc की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये पॉइंट मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये बेसिकली QC है, QC है। तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, आगे आने वाला एक QC का टॉपिक है, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। बस अभी यहाँ तक है। अब इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं, यूनिट्स की तरफ इसके चलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और उसके यूनिट्स, 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, तो आपको इसका यूनिट समझ में आ जाएगा। यूनिट ऑफ Kc, हेडिंग डाल लें, यूनिट्स ऑफ Kc। इसमें 2 शर्त हैं। ये एक इक्वेशन है आपके सामने, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, और उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 1 मोल, ये इसके साथ 1 लगा हुआ, हाइड्रोजन के साथ भी ये 1 लगा हुआ है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन का, टोटल मोल इस साइड पे कितने हो गए, 2 मोल। प्रोडक्ट साइड पे देखें, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, 1 मोल वाटर का, तो 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया, ठीक है। टोटल मोल जो है वो यहाँ पर कितने हो गए, 2 मोल हो गए। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, इफ़
नंबर ऑफ मोल, number of moles are equal, if number of moles are equal then Kc has no unit, Kc has no unit, Kc का कोई भी यूनिट नहीं आएगा, Kc has no unit, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर इसी को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, देखें आप Kc, अच्छा Kc का यूनिट जो हम लेते हैं वो लेते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में, मोल क्या हो गया, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ये है। तो ये पर का निशान है, पर का मतलब क्या हुआ, मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर। अब इस क्यूबिक डेसीमीटर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो रूल कहता है कि पावर अगर आपकी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आपको नज़र आए तो परेशान मत होइएगा, एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के बजाय मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3 की पावर। ठीक है भाई, ये इसका यूनिट है। लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं दोनों साइड पे तो Kc हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट ही नहीं होगा, फिर यहाँ पे यूनिट की भी बात हो रही है। अभी आ जाएगा समझ में। इसी एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आती है आपके पास। प्रोडक्ट आपके पास कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी प्रोडक्ट आपके पास कौन सी है, H2O वाटर। नीचे रिएक्टेंट आते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर ऊपर जो आते हैं इसकी पावर आ जाती है, पावर 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 पावर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और ये जो ऊपर पावर आती है ये असल में इनका कोफिशिएंट होता है ये, और यही कोफिशिएंट मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं यही पावर की शक्ल में यहाँ आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि 1 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 1 है, इसलिए हम लिख नहीं रहे। अब हम इसका डायरेक्ट यूनिट लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूनिट लिख रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर माइनस, इसका यूनिट क्या होगा, H2O का, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3। इसका यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3। इसका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3। क्या बचेगा, क्या बचेगा, कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपके पास क्या बचा, नो यूनिट, नो यूनिट। क्यों, Kc का कोई यूनिट क्यों नहीं आया, वजह क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दोनों साइड पर बराबर हैं। यहाँ पर भी 2 हैं टोटल मोल और यहाँ पर भी टोटल मोल 2 हैं, इस वजह से कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा रूल इसका वो भी देख लें आप। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हो तो, मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है, 3 मोल हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के, इनके साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और 2 अमोनिया के मोल बन रहे हैं। अब 1 मोल इसका हो गया नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के हो गए, टोटल कितने हो गए, 1 मोल प्लस 3 मोल कितने हो गए, ये 4 मोल हो गए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही मोल हैं। तो ये मामला क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं। यहाँ 4 मोल बन रहे हैं टोटल, यहाँ 2 मोल बन रहे हैं टोटल। तो अगर ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल देन Kc हैज़ यूनिट, देन Kc हैज़ यूनिट। साबित करें, अभी कर देते हैं। Kc प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, क्या है प्रोडक्ट, अमोनिया NH3। क्या कहा था मैंने, जो कोफिशिएंट होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये पावर की शक्ल में आ जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 ही है इसलिए ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा 3। अब इनके यूनिट, अमोनिया का भी क्या है, मोल
डॉट क्यूबिक डेसीमीटर माइनस में, लेकिन इसके ऊपर पावर भी आएगी क्या, 2 की पावर आएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3, क्यूबिक डेसीमीटर -3, और पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी, इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आसान सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये मोल क्यूबिक डेसीमीटर ये 2 हैं ऊपर, यहाँ पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर 3 है, 3 की पावर लगी है ना तो 3 है, यहाँ 2 की पावर लगी है तो 2 हैं। इसके 3 में से 2 कट जाएंगे, ये काट देंगे, ये 2 जो हैं इसके 3 में से 2 को काट देंगे, इसके 3 में से 2 को काट देंगे, तो एक बचेगा फिर इसमें मोल क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, अब ये मोल क्यूबिक डेसीमीटर, ये मोल क्यूबिक डेसीमीटर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Kc, ऊपर तो 1 बचा ना, सिर्फ 1, ऊपर 1 बच गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा, Kc जो है वो बराबर हो जाएगा 1/6 की पावर हो जाएगी, -6, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल, इसके ऊपर 2 की पावर डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -6 की पावर। अब मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव पावर है नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये Kc की वैल्यू आएगी मोल -2 डॉट क्यूबिक डेसीमीटर +6, ये आ गया यूनिट ऑफ Kc, ये आ गया यूनिट ऑफ Kc। आप इसको आगे पीछे कर दें, मोल को क्यूबिक डेसीमीटर के साथ लगा दें, क्यूबिक डेसीमीटर को इस साइड पे लगा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, एक ही बात। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अगला टॉपिक जो है आपका वो QC वाला है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।